गुड आफ्टरनून। आज के हमारे वीडियो में हम ग्रामर करेंगे। जो आपकी टेक्स्ट बुक में ग्रामर दिया गया है, मुहावरे है, शुद्ध शुद्ध वाक्य है और कहावतें, तो उनके बारे में हम आज बात करेंगे। तो मुहावरे जो आपके हर स्वाध्याय में मुहावरे दिए गए हैं। हर चैप्टर में थोड़े बहुत मुहावरे होते ही है। तो मुहावरा क्या है, उनके बारे में हम पहले जानेंगे और समझेंगे। जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शाब्दिक अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को व्यक्त करते तो उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे नीचे दिए गए उदाहरणों पर ध्यान दीजिए। किसे मुहावरा कहते हैं? तो कि जब कोई वाक्यांश अपने साधारण शब्द या अर्थ को छोड़कर उनका कोई विशेष अर्थ जब व्यक्त करता है तो उसे हम मुहावरा कहते हैं। जैसे कि यहाँ हमें उदाहरण के तौर पर दिया गया है, एक मुहावरा है चिकना घड़ा। तो उनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो कि ऐसा घड़ा जो चिकना हो। और उनका विशेष अर्थ है तो वो है जिस पर किसी बात का असर न हो, वो उनकी विशेषता दिखाता है। यहाँ मुहावरा भी है, उनका शाब्दिक अर्थ भी है और उनकी विशेषता भी हमें बताई गई है। वैसे दूसरा जो है होठ काटना, तो होठ को काटना, आश्चर्य में पड़ना। होठ काटना या अपना होठ काटने की बात नहीं है यहाँ पर, होठ काटना यानी उनका अर्थ होता है, विशेष अर्थ है, वो है आश्चर्य में पड़ना, उसे हम मुहावरा कहते हैं। फिर दूसरा है एग्जाम्पल, रात दिन एक करना। रात और दिन को एक करना यानी कड़ी मेहनत करना। रात न देखना न दिन देखना, इतनी मेहनत करना, रात दिन काम ही करते रहते हैं ना जो लोग, उनके लिए ये मुहावरा हम कहते हैं कि रात दिन एक कर दी उसने। तो उसका मतलब होता है कि वो कड़ी मेहनत करता है। फिर आगे है मुहावरे के प्रयोग में निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। आपको कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए मुहावरा जब आप करते हैं ना तब? तो पहला है मुहावरों का प्रयोग उनके असली रूपों में ही करना चाहिए। अनेक शब्द बदले नहीं जाते हैं। जैसे अक्ल का दुश्मन एक मुहावरा है, यदि इसके स्थान पर अक्ल का शत्रु प्रयोग किया जाए या 9 2 11 होना की जगह 8 3 11 होना किया जाए तो सर्वथा अनुचित है, वो बिल्कुल उचित नहीं है। क्योंकि जो मुहावरा है उसी शब्द को हम वहाँ उपयोग कर सकते हैं, दूसरे शब्द अपने हिसाब से वहाँ मुहावरे में नहीं रख सकते। उनके बाद है मुहावरे वाक्यों में ही शोभते हैं, अलग नहीं। जैसे यदि कहे कान काटना तो इसका कोई अर्थ व्यंजित नहीं होता, किंतु यदि ऐसा कहा जाए वह छोटा बच्चा तो बड़े बड़ों के कान काटता है, तो वाक्य में अद्भुत लाक्षणिकता, लालित्य और प्रवाह स्वतः आ जाता है। क्या कहते हैं कि मुहावरा है वो एक वाक्य में ही अच्छा लगता है, सिर्फ अकेला मुहावरा बोलो तो वो सूटेबल नहीं होता। यहाँ हमें उदाहरण भी दिया है कि कान काटना, पर किसके कान काटना, किसने काटे, वगैरह वगैरह के प्रश्न होते हैं। तो वो वाक्य में अगर लिखा जाए, यहाँ हमें एग्जाम्पल दिया है कि छोटे बच्चे ने उसके कान काटे, तो एकदम अद्भुत लाक्षणिकता में हमें दिखता है। इसलिए इसी तरह उसका प्रयोग मुहावरा का वाक्य में ही करना चाहिए। तीसरा है मुहावरे के प्रयोग करते समय इस बात का सदैव ख्याल रखना चाहिए कि समुचित परिस्थिति, पात्र, घटना और प्रसंग का वाक्य में उल्लेख अवश्य हो। केवल वाक्य प्रयोग कर देने पर संदर्भ के अभाव में मुहावरे अपने अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते हैं। जैसे 9 2 11 होना, भाग जाना। इस मुहावरे का वाक्य प्रयोग और स्पष्टता समझिए। वाक्य प्रयोग, शेर को देखते ही हिरण 9 2 11 हो गया। ये पूरे वाक्य में इस मुहावरे का हमने उपयोग किया है और उनकी स्पष्टता है। शेर हिरण का शिकार करता है क्योंकि वह शेर का भक्ष्य है। कोई जीव जानबूझकर मरना नहीं चाहता, अतएव शेर को देखकर हिरण अपनी जान बचाने के लिए भागेगा ही। 9 2 11 होने का अर्थ
व्यंजित हुआ, भाग जाना। यदि सीधा ऐसा वाक्य बना जाए हिरण 9 2 11 हो गया, तो मुहावरे का अर्थ बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको पूरे वाक्य में लिखना बहुत ज़रूरी है। चौथा है, मुहावरे का एक विलक्षण अर्थ होता है। इसमें वाच्यार्थ का कोई स्थान नहीं होता। जैसे आग में घी डालने का जब वाक्य प्रयोग होगा तब इसका अर्थ होगा क्रोध को भड़काना। क्या अर्थ होता है कि क्रोध को भड़काना। तो उनके बाद है पांचवा, मुहावरे के वाक्य प्रयोग अलग अलग रूप से हो सकते हैं। जैसे पानी पानी होना और दूसरा है बहुत लज्जित होना। तो इन दोनों का अर्थ एक ही होता है। पहला, इसमें पानी पानी होने की क्या ज़रूरत है, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो ही जाती है। दूसरा है तुम कुछ भी कहो वह आज सबके सामने उन्हें पानी पानी करके छोड़ेगा। बात में ज़रूर दम है, तभी तो वह व्यक्ति आज मेरे सामने पानी पानी है। चौथा, भरी सभा में पोल खुल जाने की मुखिया जी पानी पानी हो गए, खुल जाने से मुखिया जी पानी पानी हो गए। तो यही मुहावरा हम अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग जगह पर उनका उपयोग कर सकते हैं। हमें यहाँ ये मुहावरा 4 वाक्यों में अलग अलग स्थितियों में उनका उपयोग करते हुए मिलता है, हम उनका प्रयोग करते हुए देखते हैं। तो इसी तरह मुहावरे के अलग अलग उपयोग है, मुहावरा क्या है, उसको क्या कहते हैं, उनकी विशेषता वगैरह हमने जाना। अब आगे है शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। तो शुद्ध और अशुद्ध वाक्य हम किसे कहेंगे, तो उनके बारे में। तो सबसे पहले भाषा के वर्ण, शब्द तथा वाक्य आदि के प्रत्येक स्तर पर कुछ ऐसे निश्चित नियम होते हैं जिनसे भाषा का मानक स्वरूप बनता है। जो प्रयोग मानक स्वरूप में से भिन्न है वह अशुद्ध है। वाक्य रचना की अशुद्धियों का मुख्य कारण होता है व्याकरण, नियमों का सही रूप में न जानना। अतः हमें बोलना या लिखने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ कहा या लिखा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। यहाँ हम शुद्ध वाक्य रचना के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करेंगे। पदक्रम संबंधी नियम, पहले हमें उसका पदक्रम जानना है। तो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न पदों को एक सुनिश्चित क्रम में रखने से वाक्य रचना शुद्ध होती है। हिंदी में पदक्रम संबंधी नियम निम्नलिखित है। यहाँ जो हमें पदक्रम दिए हैं उनके आधार पर हिंदी में हम वाक्य है वो लिखते हैं या बनाते हैं। पहला है, वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आता है। जिस तरह हम कोई भी वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य के अंदर पहले हम कर्ता का नाम लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, फिर हम कर्म, उनका कार्य दिखाते हैं, कर्म दिखाते हैं, फिर अंत में हम क्रिया लिखते हैं। इस तरह से वाक्य है वो पूरा हिंदी में बनता है। यहाँ उदाहरण के तौर पर आपको दिया है, जितेंद्र क्रिकेट खेलता है। तो जितेंद्र है वो कर्ता है, क्रिकेट है वो उनका कार्य है, कर्म है, खेलता है वो उनकी क्रिया है। तो हुआ ना पहले कर्ता, कर्म और क्रिया। इस तरह से हम दूसरा, कर्ता और कर्म को छोड़कर शेष कारक प्रायः कर्ता और कर्म के बीच स्थित होते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ हमें दिया गया है, माँ अपने पुत्रों के लिए खाना बनाती है। तो संप्रदान हुआ, क्या हुआ ये, संप्रदान। दूसरा, माताजी चाकू से फल काटती है, तो ये करण है। फिर तीसरा है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो अपादान है ये वाक्य। उनके बाद है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो उसको अधिकरण कहते हैं। कुछ स्थलों पर ये कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाते हैं, जैसे कि प्रियदा ने मनमोहन को सिर से पैर तक देखा। तो ये इस तरह से अधिकरण, उपादान सब आता है। उसी तरह से कुछ स्थल पे कारक कर्म के बाद भी प्रयुक्त हो जाता है। उनके बाद है प्रश्नवाचक पद।
प्रश्न के विषय से ठीक पहले प्रयुक्त होता है। जैसे कि उदाहरण, अपराधी का पता चला। क्यों? यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा है। आपको न्याय के अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार है? फिर क्रिया विशेषण सदैव क्रिया के पूर्व आता है। क्रिया विशेषण कब आता है? तो कि क्रिया के पूर्व से पहले आता है। उदाहरण, मोहन धीरे धीरे चल रहा है। धीरे धीरे ये उनका क्रिया विशेषण है। धीरे धीरे ये उनकी विशेषता है। चल रहा है वो क्रिया है। तो ये विशेषण कब आता है? तो कि क्रिया से पहले, पूर्व यानी उनसे पहले आता है। उनके बाद है श्याम तेजी से दौड़ रहा था। तो श्याम वो करता है, कर्म और क्रिया तो विशेषण है, वो कहाँ आता है? तो कि क्रिया से पहले। तेजी से दौड़ना वो उनका विशेषण है। दौड़ रहा है वो क्रिया कर रहा है। वाक्य के विभिन्न पदों के बीच तर्क संगति होनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर, छात्रों ने गुरुजी को एक फूल की माला पहनाई। ये शुद्ध वाक्य है। जो यहाँ खास ध्यान रखना, छात्रों ने गुरुजी को एक फूलों की माला पहनाई, तो ये एक अशुद्ध वाक्य है। तो एक है वो पहले नहीं आता। दूसरा वाक्य शुद्ध वाक्य जो है, जो इनमें है, छात्रों ने गुरुजी को फूलों की एक माला पहनाई, तो एक है वो बाद में आता है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो वो अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि यहाँ है वो पहले नहीं आता, वो बाद में आता है। गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। गाय हमने पहले देखा ना कि पद किस तरह से होते थे, कर्म, क्रिया, कर्ता। पहले हम कर्ता लेते हैं। ये जो यहाँ हमने पहले वाक्य आपने सीखा ना कि किस तरह से हिंदी में वाक्य बनते हैं, तो कि वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म तथा अंत में क्रिया आता है। और उनकी विशेषता दर्शानी हो तो वो क्रिया से पहले आएगा। अब उसी तरह उनका शुद्ध वाक्य है, गाय का शुद्ध दूध यहाँ मिलता है। उनके बाद है न या नहीं का नकारात्मक अर्थ में प्रयोग किया क्रिया से पहले होता है। जो क्रिया है उनसे पहले न या नहीं, नकारात्मक वाक्य में हम उनसे पहले लेते हैं। जैसे कि शिक्षक महोदय घर पर नहीं मिलेंगे। दूसरा है शिष्य क्षमा नहीं मांगेगा। तो दोनों में कहाँ आया? नकारात्मक वाक्य में क्रिया से पहले। क्रिया से पहले हम नहीं शब्द लगा सकते हैं। आग्रह के लिए न अवयव का प्रयोग वाक्य में अंत में होता है। चलोगे ना, हमें किसी को आग्रह करना है, ऐसा कोई वाक्य लिखना है, तो उनमें न है वो हम लास्ट में लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे, चलोगे ना, तुम भी आओ ना। इस तरह से हम जब बोलते हैं किसी को आग्रह करने के लिए, तो इस तरह के वाक्य में हम न है वो पीछे रखते हैं। फिर है अवयव संबंधी नियम। अवयव अर्थात मेल या अनुरूपता। वाक्य के पदों की क्रिया का उसके लिंग, वचन, काल और पुरुष के अनुरूप होना अन्वय कहलाता है। अन्वय संबंधी नियम निम्नलिखित है, जो यहाँ उनके नियम भी दिए हैं। जब कर्ता और कर्म विभक्ति सहित होते हैं तो क्रिया सदा पुल्लिंग एक वचन में रहती है। यहाँ जो उदाहरण दिया गया है, माँ ने लड़की को बुलाया, तो बुलाई। माँ ने लड़की को बुलाई, तो ये वाक्य है वो कैसा है? गलत है। बुलाई नहीं आता, बुलाया ही आता है। सही वाक्य, माँ ने लड़की को बुलाया। क्या आता है? बुलाया। बुलाई, वहाँ हम स्त्रीलिंग नहीं रखते, ठीक है, वो लिंग है, वो हमें उनके अवयव के हिसाब से ही संबंध में दिखनी पड़ती है। दूसरा है, क्या आपने मीना को पहचानी? तो वो गलत वाक्य है, अशुद्ध वाक्य है। सही वाक्य क्या है? क्या आपने मीना को पहचाना? तो ये शुद्ध वाक्य है। फिर दूसरा है, भिन्न भिन्न लिंगों की दो या अधिक व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा एक वचन में आए तो क्रिया अक्सर पुल्लिंग वचन में आती है। क्या आती है? क्रिया है वो पुल्लिंग में आता है। जैसे कि यहाँ राम, लक्ष्मण और जानकी वन में गए, गाय और बैल चर रहे हैं, राजा और रानी नगर में गए।
जंगल में भालू, शेर और लोमड़ी रहते हैं। तो ये सारे वाक्य हमें पुल्लिंग में यहाँ दिखाया गया है और यही सही वाक्य है, ये शुद्ध वाक्य है। यदि कर्ता का लिंग अज्ञात हो तो क्रिया पुल्लिंग में प्रयुक्त होती है। कर्ता कौन है वो अज्ञात है, हमें नहीं दिखाया गया, तो वहाँ पुल्लिंग ही वाक्य में प्रयुक्त होगा क्रिया। उदाहरण के तौर पर तुम्हारा खर्चा कौन चलाता है, वो अज्ञात है, लड़की है, लड़का है, पुरुष है, कौन है वो हम नहीं जानते, इसलिए वहाँ पुल्लिंग ही आएगा अज्ञात को दिखाने के लिए। उनके बाद है आदरार्थक एक वचन कर्ता के लिए क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होगी। किसी का हम आदर करते हैं तो उनके लिए आदरवान व्यक्ति जो है, उदाहरण गांधी जी महान नेता थे, तो गांधी जी का हम आदर करते हैं ना, इसलिए हम वहाँ बहुवचन में उनको उस वाक्य को प्रयोग करेंगे। आगे है आंसू, दर्शन, दाम, प्राण, लक्ष्मण, समाचार, हस्ताक्षर, होश, ओट, बूंद, लोग आदि शब्दों के साथ क्रिया बहुवचन में प्रयुक्त होती है। उदाहरण के तौर पर हमें यहाँ दिया गया है, उसके आंसू रुकते नहीं है, ये सारे बहुवचन में है। मेरे प्राण संकट में आ गए, मेरे, तो वो बहुवचन में है। विवाह के शुभ समाचार मिले, लोग तो बात बनाते रहेंगे, ये सारे शब्द हमें सारे सेंटेंस बहुवचन में बनाने होते हैं। उनके बाद है प्रत्येक, हर एक, ये जब शब्द हम उपयुक्त करते हैं तब की बात है, इनका प्रयोग हमें एक वचन में करना होता है। प्रत्येक, हर एक, एक, आदि, एक आदि शब्दों के साथ आने वाले संज्ञा शब्दों का प्रयोग एक वचन में होता है। संज्ञा यानी आप जानते हैं ना, नाम क्या होता है, संज्ञा यानी नाम। तो गलत और सही वाक्यांश, तो पहला है क्लास में प्रत्येक लड़के उत्तीर्ण होंगे, तो वहाँ लड़के वो बहुवचन हो गया, पर सही शुद्ध वाक्य क्या है, तो कि क्लास में प्रत्येक लड़का उत्तीर्ण होगा। यहाँ हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, बहुवचन का नहीं। दूसरा है हर एक मजदूर अफसर से मिले, तो उनका सही वाक्य है हर एक मजदूर अफसर से मिले। उन दोनों में फर्क क्या है, तो के मिले या मिले, ठीक है। उनके बाद है आपके भाषण के एक एक शब्द, आपके भाषण का एक एक शब्द के नहीं आएगा, का आएगा। तुले हुए थे, तुला हुआ था, तो यहाँ सब कुछ एक वचन में हम प्रयुक्त करेंगे जब ये सारे शब्द हम उपयोग में लेते हैं। तो संज्ञा के लिंग के अनुसार ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, लिंग के अनुसार हम उसको सर्वनाम है वो यूज़ करते हैं। गलत और सही, तुम्हारी स्कूल कहाँ है, तो हम वहाँ तुम्हारी नहीं लेंगे, पर क्या होगा, तुम्हारा स्कूल कहाँ है, यहाँ क्या है, सर्वनाम, लिंग के अनुसार सर्वनाम उपयोग में होंगे। उनके बाद है यह मेरी कॉलेज है, यह मेरा कॉलेज है, कॉलेज है। उसका देह दुर्लभ है, तो उसकी देह दुर्बल है, दुर्बल है। उनके आवाज़ कोमल है, तो उनकी आवाज़ कोमल है। संज्ञा के लिए के अनुसार ही विशेषण का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर आज मौसम सुहावना है, यहाँ हमें दिया गया है कि आज मौसम कैसा है, तो कि सुहावना है, तो आज मौसम सुहावना है। उनके बाद है आज मौसम सुहावना है। उनके बाद है आजकल कपास महंगा है, तो उनके बाद है सही वाक्य उनका आजकल कपास महंगी है। उनके बाद है उसका नाक लंबा है, तो वहाँ आएगा सही शुद्ध वाक्य उसकी नाक लंबी है, उसका नहीं आएगा, पर क्या आएगा, उसकी नाक लंबी है। उनके बाद है पीतल पीली होती है, तो ये गलत वाक्य है, पीतल पीला होता है। उनके बाद है संज्ञा के लिंग के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग किया जाता
है 9 नंबर का जो है, तो उनके उदाहरण इस तरह है। मेरी आम सड़ी हुई है, तो ये गलत वाक्य है। सही वाक्य है मेरा आम सड़ा हुआ है। तुमने झूठ क्यों बोली, तुमने झूठ क्यों बोला। आत्मा नहीं मरता, आत्मा नहीं मरती, ये सही वाक्य है। यहाँ गलत है। बर्फ़ 1 रुपये के किलो बिकता है, तो बर्फ़ 1 रुपये किलो बिकती है। उनके बाद है 10वां, संज्ञा के लिंग के अनुसार हमें क्रिया का प्रयोग किया जाता है। विभक्ति, संबंध विभक्ति का की का प्रयोग किया जाता है। परमात्मा का महिमा अपार है, ये उनके उदाहरण है। तो सही वाक्य है परमात्मा की महिमा अपार है। बम्बई की बाज़ार अच्छी है, तो बम्बई का बाज़ार अच्छा है। उसमें मुकाबला करने का सामर्थ्य है, उसमें मुकाबला करने की सामर्थ्य नहीं है। ये सारे यहाँ आपको उदाहरण दिए गए हैं। फिर है मुझे केवड़े की शरबत पसंद है, तो सही वाक्य है मुझे केवड़े का शरबत पसंद है। ये सारे संबंधित वाक्य है। क का की को हम कहाँ प्रयुक्त करेंगे, इनके बारे में हमें जानकारी दी गई है। आगे है अन्य नियम। पहला है विभक्ति संबंधी नियम। तो विभक्ति लगाने पर यहाँ ये, वह, वे, कौन, जो, कोई सर्वनाम के रूप बदल जाते हैं। सर्वनाम जो आता है ना, उसके रूप यहाँ बदल जाते हैं। तो विभक्ति यहाँ आपको दी गई है रहित रूप और विभक्ति लगाने पर रूप। तो यह, तो इस, ये, वह, वे, कौन, जो, कोई, इस तरह से यहाँ विभक्ति लगाने पर वो रूप ऐसी तरह हो जाता है। इस, इन, उस, उन, किस, किन, जिस, जिन, किस, किन, इस तरह से हो जाते हैं। उनके उदाहरण हमें यहाँ दिए गए। जो इन रूपों को हम यहाँ जब लगाते हैं तो पहले गलत दिए हैं, बाद में सही दिए हैं। तो यह घर में कौन रहता है, तो सही क्या होता है, यह नहीं आता, वहाँ क्या आता है, इस घर में कौन रहता है। उसी तरह ये लोगों में एकता नहीं है, तो वहाँ ये नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, इन लोगों में एकता नहीं है। ये सारे वाक्य इस तरह के गलत है और इस तरह के सही वाक्य हमें दिए गए हैं। वह आदमी को दौलत का घमंड है, तो वह नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, उस आदमी को। उनके बाद है वे लोगों का, तो वे नहीं आएगा, वहाँ क्या आएगा, उन लोगों का। उनके बाद आप कौन को बुलाते हैं, तो ऐसा नहीं आएगा, वहाँ आप किसको बुलाते हैं, किसको या किसे, ये शब्द प्रयोग यहाँ होगा। उनके बाद है किन, तो किसे, कौन की, जो को पुकारूं वही, जो को नहीं आएगा, तो जिसको पुकारूं वही आए, इस तरह से वाक्य बनेगा। उनके बाद है कोई ना पेन, तो किसी का पेन, कोई ना नहीं आता। इस तरह से वाक्य हमें शुद्ध और अशुद्ध समझे है। संज्ञा में प्रत्येक अलग से और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में लिखा जाता है। क्या होता है कि संज्ञा में प्रत्यय अलग से है और सर्वनाम में प्रत्यय साथ में होता है। उनके बाद है ग, पुरुषवाचक सर्वनाम के बाद उसी व्यक्ति का यदि फिर से निर्देश करना हो तो अपने आदि सर्वनामों का प्रयोग करना चाहिए। पुरुषवाचक सर्वनाम में, हाँ, स्त्रीवाचक नहीं, पुरुषवाचक सर्वनाम जब आता है तब हमें अपना, अपनी वगैरह शब्द का यहाँ यूज़ करना होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया है, मेरी माँ काम करता हूँ, तो वहाँ मैं मेरा काम करता हूँ, तो वो सही नहीं होगा। सही वाक्य होगा मैं अपना काम करता हूँ, मेरा नहीं आएगा। उनके बाद वे उनकी धुन में, तो वहाँ आएगा वे अपनी धुन में मस्त है। तुम्हें तुम्हारे, तो वहाँ आएगा तुम अपने घर जाओ। इस तरह से हमें पुरुषवाचक में सर्वनाम जो है उनका निर्देश यहाँ अपना और अपनी लगाकर करना है। आगे है शब्दों का उचित प्रयोग। शब्द के अर्थ के संबंध में शब्द का वाक्य में प्रयोग करना आवश्यक है। हमें अपने माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, तो ये वाक्य गलत है।
शुश्रूषा नहीं आएगा, क्या आएगा वहाँ? सेवा आएगा। क्या आएगा? सेवा। हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ये वाक्य है तो ये सही है। शब्द हमें हमेशा वाक्य में उनके संबंधित ही प्रयोग करने चाहिए। शुश्रूषा रोगी की जाती है। माता पिता एवं श्रेष्ठ जनों के लिए सेवा शब्द का प्रयोग होना चाहिए। इस समय उनकी आयु 70 वर्ष, तो ये गलत है। इस समय उनकी उम्र, आयु नहीं वहाँ उपयुक्त होता, क्या होता है? उम्र शब्द हम प्रयोजन करेंगे। उनके बाद है आयु जीवन की पूरी गणना को कहते हैं। तलवार एक उपयोगी अस्त्र है, तो तलवार एक उपयोगी शस्त्र है, वहाँ हम अस्त्र नहीं लगा सकते, ठीक है, वहाँ उनको हम शस्त्र कहेंगे। अस्त्र है ये गलत है, क्योंकि अस्त्र है वो हाथ से फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार है, और जबकि तलवार है वो हाथ में रख कर चलाई जाने वाली चीज़ है। इसलिए जैसे कि इसे बावजूद भी, तो वहाँ इसे नहीं आएगा, क्या आएगा? इसके बावजूद भी। इस तरह से हम वाक्य प्रयोग करेंगे। आगे है शब्द का निरर्थक प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक ही भाव को 2 बार कहने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ हमें दिया गया है मात्र केवल छात्रों के लिए, तो ये अशुद्ध वाक्य है। मात्र केवल, ये दोनों यहाँ नहीं प्रयुक्त होने चाहिए। केवल छात्रों के लिए या तो मात्र छात्र के लिए, इस तरह से ये शुद्ध वाक्य बनता है। दोनों का उपयोग हमें नहीं करना है, कोई भी एक, या मात्र या केवल। उनके बाद है आपका भवदीय, तो आपका भवदीय, तो भवदीय या तो आपका, इस तरह से पत्र में हम लास्ट में लिखते हैं, या तो आप आपका लिखिए या तो भवदीय लिखिए, इन दोनों में से किसी एक का ही प्रयोग करना है। मुहावरे का गलत रूप से प्रयोग करने पर वाक्य अशुद्ध हो जाता है। अब मुहावरे के उदाहरण, यहाँ हमें उदाहरण दिया है, उसके मुँह से फूल गिरते हैं, तो ये अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि मुहावरा इस तरह का नहीं है। मुहावरा क्या है? मुहावरा है उसके मुंह से फूल झड़ते हैं, गिरते हैं नहीं आता, तो ये शुद्ध वाक्य बन गया, क्योंकि यह मुहावरा सही है। उनके बाद है सर्व को दूध दिखलाकर अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये गलत वाक्य है। सर्व को दूध खिलाकर नहीं आता, क्या आता है? पिलाकर आता है। दूध खाने की चीज़ नहीं है, वो पीने की चीज़ होती है, क्योंकि वो द्रव्य है। अपने नाम के साथ श्री शब्द को जोड़कर वाक्य लिखना चाहिए। उदाहरण, मेरा नाम श्री महेश भाई है, ये गलत है। मेरा नाम महेश भाई है, ये सही है। अपने नाम के आगे हम श्री नहीं लगाते। ये आपको स्वाध्याय के तौर पे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध वाक्य बनाए। ये सारे वाक्य आपको होमवर्क में है। 15 के 15 वाक्य आपको आपकी बुक्स में शुद्ध वाक्य बनाकर लिखने हैं। अब आगे है कहावतें। तो कहावत किसे कहते हैं, उनके बारे में हम पहले जानेंगे। हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए। जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य है। यदि अपने के लिए जन्म गवा दिया तो क्या किया? अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। उपर्युक्त अनुच्छेद में अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है कहावत है, जो अर्थ का पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य है, जिसका उपयोग किसी कही हुए बात के समर्थन में प्रयुक्त होता है। कहावत का संबंध किसी न किसी घटना से हुआ करता है। लोग उस घटना से संबंधित कोई पंक्ति गढ़ लिया करते हैं, और जब कभी ऐसा प्रसंग आता है तब वे उस पंक्ति को दोहराकर घटना जीवित बातों को पुष्टि करते हैं। जैसे यदि कोई किसी कार्य को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत करने की बात करे और प्रस्तुतकरण का मौका देने पर कोई बहाना बनाए, तो उसके बारे में कहा जाएगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अर्थात जब कोई विशेष अनुभव सामान्य जनजीवन में सबके मन और बुद्धि पर अपना प्रभाव डालने में समर्थ हो जाता है, तब उस अनुभव का कथन कहावत का रूप धारण कर लेता है। यहाँ हमें दिया गया है नाच न जाने आंगन टेढ़ा।
तो ये भी एक कहावत है। ये सारी कहावतें हैं ना, ये पहले लोगों ने इस पर महसूस किया है, उनको अनुकरण किया है, उसको देखा है, अच्छी तरह से जाना है, फिर ये कहावतें बनी है। लोगों ने पहले उनके बारे में अच्छी तरह से घटना को समझाया है, फिर उस घटना जब ऐसी घटना बनती है तो वहाँ उस घटना को जीवंत बनाने के लिए कहावत को प्रयोग करते हैं लोग। यहाँ जो हमें एक घटना दी है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, तो उनका अर्थ क्या होता है? कोई भी व्यक्ति है, वो जो चीज़ उनको करने के लिए कही गई है वो करना वो जानता नहीं है, पर उनमें त्रुटियां निकाल कर कहता है कि ये इस तरह का है, इसलिए ये कार्य नहीं हो रहा है। जैसे कि किसी नर्तकी को नाचने के लिए बुलाते हैं, वो कहती है कि मैं बहुत बड़ी अच्छी नर्तकी हूँ, पर जब उसको बुलाते हैं तो वो अच्छी तरह से नाच नहीं कर सकती, तो वो कहती है कि ये आंगन टेढ़ा है, ये आंगन जो जगह नाचने की है वो सही नहीं है, इसलिए मैं अच्छी तरह से नाच नहीं सकती। तो ये मुहावरा उनके लिए है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। जो काम पूरा सही तरीके से जानते नहीं है पर उनका दम भरते हैं, जब करने को कहते हैं तो वो अच्छी तरह से नहीं कर पाते, तो उनके लिए इस तरह के कहावतें हैं वो प्रयोग में लेते हैं, उसे कहावत कहते हैं। कहावत लोक से संबंधित है, इसलिए इसका नाम लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति भी है। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक वत्ता उक्ति, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, ऐसा कथन जो व्यापक लोक अनुभव पर आधारित हो, लोकोक्ति या कहावत कहलाता है। मैंने आपको बताया ना कि पहले के लोगों को उनका अनुकरण करते हैं, उसको देखते हैं, उसको महसूस करते हैं, फिर अपने अनुभवों से उसको दोहराते हैं, उसको कहावत कहते हैं। प्रमुख कहावतें, लोकोक्तियाँ, उनके अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। यहाँ आपको बहुत सारी कहावतें दी गई है और उनके वाक्य प्रयोग भी दिए गए हैं। हर कहावत का अंत भले का भला, अच्छे काम का परिणाम अच्छा होता है, और उनका अर्थ भी यहाँ देकर उसके वाक्य भी यहाँ दिए गए हैं। एग्ज़ाम में भी आपको इसी तरह से अर्थ और वाक्य भी लिखने होते हैं। फिर है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा, अयोग्य शासक के कारण कुप्रशासन। इस तरह से यहाँ आपको बहुत सारी कहावतें दी गई है। सारी कहावतें आपको होमवर्क में आपकी नोटबुक्स में लिखनी है, और ये 23 कहावतें हैं, और एग्ज़ाम के लिए भी आपको इसी कहावतों में से कहावत पढ़नी है। ये सारी कहावतें अब आप अपनी नोटबुक में लिखे एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको सारी की सारी कहावतें यहाँ बता दी है। उनके बाद है अंधी पीसे कुत्ता खाए, तो काम करे कोई फल कोई खाए। इस तरह की सारी कहावतें और उनके अर्थ यहाँ आपको दिए गए हैं। तो आज का हमारा वीडियो है वो यहीं तक रहेगा, और यहीं तक हमारा वीडियो समाप्त होता है। आपको ये सारा अपनी नोटबुक्स में भी लिखना है ग्रामर, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।